नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, ख़ास खबरों में आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पर जो खबर आ रही है वो ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव मज़ीद बढ़ गया है। और सबसे अहम खबर ये है कि वहाँ ईरान का जो सरकारी टेलीविज़न है उसे हैक कर लिया गया है। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह रज़ा पहलवी ने वहाँ पर आवाम से खिताब किया और कहा कि आवाम को बाहर निकलने का मशवरा दिया। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ईरान के जो सरकारी टीवी है उसका हैक करना एक बहुत ही ख़तरनाक ये अलामत बनती जा रही है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने धमकी भी दे दी है और ख़ुद इसराइल में मुतय्यन अमेरिका के एक साबिक़ सफ़ीर का ये कहना है, ये दावा है कि अगले चंद दिनों में अमेरिका और सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनेई को क़त्ल करने की कोशिश कर सकते हैं। और इस सिलसिले में उनका ये भी कहना था कि ईरान को एक नई क़यादत की ज़रूरत है, क्योंकि अली खामेनेई जो हैं उनकी उम्र 86 साल की हो गई है। तो बहरहाल पॉलिटिक्स में हो या हुकूमत में हो या हुक्मरानों के मामले में अगर आप देखें या इक़्तिदार के मामले में देखें तो उम्र की कोई हद नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर यह देखा जाता है कि आवाम की खिदमत कैसे की जा रही है। तो बहरहाल अमेरिका का ये इशारा देना कि यानी आयतुल्लाह अली खामेनेई को शहीद कर दिया जाएगा, तो ईरान में इसकी कोई परवाह नहीं की जा रही है। और कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसा इस तरह हमला किया जाता है तो फिर ये जंग मुकम्मिल जंग होगी। ईरान के सदर पर उन्होंने मसूद पज़ेश्कियान ने धमकी दी है। तो बहरहाल ये तो एक खबर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फिल वक्त बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन में यानी गज़ा का जो अमन बोर्ड बनाया है उसमें शामिल होने की दावत दी है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है ये अलग बात है। वो हमें यानी हुकूमत हिंद को कम से कम $1 अरब अदा करना होगा। इसके लिए एक लाजमी शर्त रखी गई है, फ्री भी कर सकते हैं लेकिन बेइज्जती हो जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसमें आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड बैंक के सरबराह है जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है उन्हें भी शामिल किया गया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसराइली जो वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू ने इस अमन बोर्ड की मुखालिफत की है और कहा है कि इसमें वो तस्लीम नहीं करते इस बोर्ड को। जबकि आपको बता दूं कि इसमें पूरे जो लोग शामिल हैं तकरीबन 99% लोग प्रो इसराइल हैं, ईरान के मुआफ़िक़ है। फिर ये नखरे क्यों हो रहे हैं, ये समझने वाली बात है। तो बहरहाल जो पहली खबर है मैंने आपको बताया कि ईरान के ताल्लुक़ से आई है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सरकारी टेलीविज़न हैक कर लिया गया कुछ लम्हात के लिए, कुछ मिनटों के लिए, और उसके बाद रज़ा पहलवी ने खिताब भी किया और आवाम को से कहा कि ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने मशवरा दिया कि आवाम की तरफ गोलियाँ यानी अपने बंदूक का रुख ना करें। तो बहरहाल ईरान में ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल की साजिश के नतीजे में ये फसादात बर्पा हुए, तशद्दुद बर्पा किया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम 3,919 लोग मारे गए हैं। जबकि ईरान के रहबर आला यानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान में जो तशद्दुद बर्पा किया गया है, जो यानी तनाव की कैफियत पैदा की गई है, लोगों को कत्ल किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी के कई अहलकार भी शहीद हुए हैं, इन सब के लिए, इन सब के कत्ल के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम करार दिया है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि एक आलमी मुजरिम को किस तरह सज़ा दी जानी चाहिए, और वो डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं दी जा सकती। लेकिन एक बात है, कुदरत की अदालत में वो इंसाफ होता है और ऐसा इंसाफ होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह कई और जो हुक्मरान हैं वो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो बहरहाल हम चलते हैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ और पूछते हैं कि ईरान की जो हालत है उससे आपको क्या अंदाज़ा नहीं लगता कि जल्द ही अमेरिका किसी न किसी बहाने ईरान पर हमला कर सकता है? यकीनन अमेरिका हालात बना रहा है इस तरीके के ईरान पर हमला किया जाए। ईरान में खारिज दाखिली जो है इंतशार जो है वो इंतशार बड़े पैमाने पर फैल रहा है। देखिए, रज़ा पहलवी का जो बयान है, जो सेटेलाइट चैनलों पर जो ब्रॉडकास्ट हुआ है, उसके लिए ये मैं इसको जिम्मेदार ठहराऊंगा रियाज साहब। सेटेलाइट पर जो है अमेरिका और इसराइल की बढ़ती इजारादारी का नतीजा ये है। ये उन ममालिक के लिए भी एक इशारा है, उन ममालिक के लिए भी एक तंबीह है ये जो है इस काम में मतलब हालात वसाइल होने के बावजूद भी सैटेलाइट पर अपनी वसअत को बढ़ा नहीं रहे हैं। ये एक अहम पहलू है, इसको सोचने की ज़रूरत है। रज़ा पहलवी का ऐसे इन हालात में
पैगाम अरसाल होना, सेटेलाइट चैनलों पर, टेलीविज़न चैनलों को हैक किया जाना और उसका जो पैगाम है वो पैगाम अरसाल होना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल ये सारे इंतशार में मुलव्विस है कहीं ना किसी सूरत में। क्योंकि रज़ा पहलवी ने अमन का जो अवार्ड होता है, अमन के अवार्ड की पेशकश जो है डोनाल्ड ट्रंप को की है। उन्होंने मुलाकात का जो भी जो है एक दरख्वास्त भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश की थी, जो मुस्तरद कर दी गई है। यहाँ पर अहम बात यह है कि अवाम को सड़कों पर उतरने का जो रज़ा पहलवी ने पैगाम दिया है वो काबिल अफसोस है रियासत। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी आप देखेंगे जिस अंदाज में कहा कि आपने कहा कि जो सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी है या स्पेस टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है, अगर हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी में बाहर रहेंगे या उसमें बहुत पीछे रहेंगे तो तबाही बर्बादी हमारा मुकद्दर बन सकती है। ख़ास तौर पर जो अरब ममालिक है, जो मुस्लिम ममालिक है और जो कुदरती वसाइल से मालामाल है, कम अज़ कम उन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान से सबक लेना चाहिए, चीन से सबक लेना चाहिए। और हिंदुस्तान और चीन से ताउन भी हासिल कर सकते हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मार्केट बन गया है हालिया अरसे के दौरान। ये अलग बात है कि हालिया अरसे के दौरान एक PSLV जो है मिशन जो है वो नाकाम हुआ है, यानी सैटेलाइट छोड़ने के बाद वो मदार में अपना जो समत थे उससे भटक गया। लेकिन हिंदुस्तान से भी अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक मदद हासिल कर सकते हैं इस मामले में, और आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर चीन से मदद हासिल कर सकते हैं। और अजीज़ अंदाज में अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी या ड्रोन टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे तो फिर समझिए कि आप यानी डिफेंस सेक्टर में बहुत पीछे रह जाएंगे और दुश्मन आपको बआसानी निवाला तर बना लेगा। वैसे नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ईरानी जो टेक्नोक्रेट्स का सवाल है तो वहाँ पर भी ईरान की जो टेक्नोक्रेट्स है बहुत ही ज़्यादा ज़हीन होते हैं और उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी जो यानी मुतारिफ़ करवाई है वो भी अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए और दूसरों के लिए बहुत परेशानी का बायस बन रही है। अब देखना यह है कि ईरानी जो हैकर्स है वो क्या करते हैं, जवाबी कार्रवाई क्या करते हैं। ईरान में भी बहुत ही ज़हीन हैकर्स हैं और वो चाहे तो अमेरिका के सिस्टम को भी हिला कर रख सकते हैं, इसराइली सिस्टम को भी हिला कर रख सकते हैं। लेकिन ईरान को सब्र और तहम्मुल नहीं करना चाहिए। अगर टिट फॉर टैट का मामला करना चाहिए, अगर आपका सरकारी टेलीविज़न हैक कर लिया जाता है तो फिर आप क्या कर रहे हैं ये सोचना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन एक तो खबर ये रही है, लेकिन जहाँ तक रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को शहीद करने की कोशिशों का सवाल है, अमेरिकी सदर ने साबिक़ में आपने देखा कि 12 रोज़ा जो जंग जारी थी इसराइल और अमेरिका के साथ ईरान की, उस मौके पर अमेरिकी सदर ने कहा कि हम चाहे तो यानी आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को क़त्ल कर सकते हैं। ये ऐसे कह रहे थे कि जैसे मौत इनके हाथ में हो, क्योंकि मौत ये अपने रब के हाथ में होती है, जिसे चाहे उठा लेता है, जिसे चाहे पैदा कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि अमेरिकी सदर जिस अंदाज में गुरूर और तकब्बुर की बातें कर रहे हैं और हालिया अरसे के दौरान आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने वाज़ेह तौर पर उन्हें नमरूद कहा, फ़िरौन से तशबीह दी और कहा कि नमरूद और फ़िरौन का जिस तरह खात्मा हुआ है उसी तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे लोगों का और उनके हामियों का खात्मा हो जाएगा। और एक बात यह है, अमेरिकी सदर फिल वक्त खुद परेशानियों में घिरते जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह ग्रीनलैंड पर वो कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया है कि हर हाल में हम ग्रीनलैंड हासिल करके रहेंगे, चाहे वो ताकत के बलबूते पर हो या पैसे के बलबूते पर हो। लेकिन एक बात ज़रूर है कि यूरोपीय यूनियन अब काफ़ी नाराज़ है इन चीज़ों को लेकर और यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इज़हार किया है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हर धर्मी और उनकी ज़िद को तनकीद का निशाना बनाया है। जैसे ही इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर कोई ग्रीनलैंड हासिल करने में अमेरिका के हासिल करने में रुकावट बनेगा तो उसके खिलाफ 10% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। फ्रांस है, यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक है और आप देखेंगे कि किस तरह उन पर अमेरिका ने कारी ज़र्ब लगाई है। इसका मतलब यह है कि ना अमेरिका अपने करीबी लोगों को बख्शता है ना दूर के लोगों को बख्शता है। ख़ास तौर पर ट्रंप की उससे जहनी हालत का पता चलता है। जी यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक बात है अमेरिका के लिए। वो तमाम ममालिक जो कभी उसके रुफ़क़ाए कार में हुआ करते थे उन्हें अपनी दुश्मनों के सफ़ में खड़ा कर रहा है। रियाज साहब, हम बार बार ये कह रहे हैं कि एक सनकी हुक्मरान जो है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होता है और इसी तरीक़े का काम जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मेलोनी का मैं एक बयान पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े ही अफसोस का इजहार किया है ग्रीनलैंड के मामले में हिमायत करने पर उन पर आयत 25% टैरिफ आयद करने की धमकी जो है डोनाल्ड ट्रंप के पास से मिली है। सारी दुनिया को टैरिफ के हवाले से वो धमका रहे हैं, सारी दुनिया को टैरिफ के हवाले से वो जो है मुतनब्बा कर रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं।
देखिए, अगर आप सुपर पावर है, दुनिया के ताकतवर मुल्क है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी आप जाएंगे, किसी भी मुल्क पर, किसी भी खित्ते पर आप कब्जा कर लेंगे, कहीं पर भी आप जंग मुसल्लत कर देंगे। इस तरीके से जो मुल्क का जो माहौल है, वो माहौल बिल्कुल, जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग की तरफ जो है दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ढकलने का काम कर रहे हैं, महज इसलिए कि डॉलर की जो इजारादारी है, वो डॉलर की इजारादारी को बरकरार रखने के लिए जहां जहां पर भी इजारादारी की जंग होती है रियाज साहब, वो नुकसानदेह होती है। बिल्कुल, और जिद और हर धर्म के सिवा वो कुछ नहीं है। आपको नाज़रीन बता दूं कि अमेरिका पर खुद 36 खरब डॉलर का खर्च है। बैरूनी खर्च की बात कर रहा हूँ, दाखिली खर्च की तो और ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी हैसियत देखनी चाहिए। आप जिसे चाहे हर किसी के घर पर कब्जा करना चाहते हैं, हर किसी के मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं, हर किसी के शहर पर, आप देखेंगे कि वो खूबसूरत जजीरा है, 55 लाख उसकी आबादी, 55,000 उसकी आबादी है। और आप वहाँ कुदरती वसाइल की वजह से अब अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर रूस आ रहा है, वहाँ पर चीन आ रहा है, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। हालांकि रूस और चीन तो बहुत उससे दूर ठहरे हैं, लेकिन करीब नहीं है। इसके बाद देखेंगे अलास्का, देखेंगे कि आप रूस से अमेरिका ने खरीदा था, उसी तरह चाहता है कि ये ग्रीनलैंड को भी खरीदा जाए। लेकिन ग्रीनलैंड वाले जो हैं वो नहीं चाहते कि हम अमेरिका के शहरी बने, वो अलग रहना चाहते हैं, अपनी शिनाख्त, अपनी पहचान अलग बनाए रखना चाहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप, आप अंदाजा कीजिए कि दूसरों के घर पर जाकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दूसरों का दैलान या सहन के बारे में अगर वो बात करते हैं कि आप मुझे दे दीजिए क्योंकि वहाँ पर चीन आ सकते हैं, वहाँ पर रूस आ सकता है, अपने मफादात की तकमील कर सकते हैं, तो ये पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। और ग्रीनलैंड का जहाँ तक सवाल है, आप जिस तरह ईरान को बहाना बनाकर निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह ग्रीनलैंड अमेरिका हासिल करके रहेगा। और अगर अमेरिका ग्रीनलैंड हासिल करता है तो समझिए कि फिर दुनिया में हालात मजीद खराब हो सकते हैं। दो वजूहत है, एक तो यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका से दूर हो सकती है, यूरोपीय मालिक भी अमेरिका से दूर हो सकते हैं, उसके जो हलीफ हैं वो दूर हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलमी सतह पर अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो आलमी सतह पर महंगाई में इजाफा होगा, इफरात ज़र जो है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होगा और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान जैसे ममालिक उससे मुतासिर होंगे। अब ज़बीला साहब, आपको बताता हूँ कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे मोदी जी को मदऊ किया है कि आप फ़लस्तीनी अमन बोर्ड में शामिल हो जाए। चलिए, ये तो बाद में बात करेंगे अमन बोर्ड की, लेकिन अगर महंगाई ईरान पर हमला होता है तो हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। जी, यकीनन ईरान, हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जंग की सूरत हाल में, हमले की सूरत हाल में बहुत सारे जो नशेब फराज है, सारी दुनिया पर उसका असर पड़ेगा। ये सब पेट्रोल की कीमतों में अचानक से इजाफा हो जाएगा, सोने की मज़ीद कीमतें बढ़ जाएंगी, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, दरामदात और बरामदात पर जो है वो तहदीदात भी आयद होंगे और फिर जो है उसके ऊपर ज़ायद टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो ये तमाम सूरत हाल, एक तरफ तो आप जानी माली नुकसान कर रहे हैं जिस मुल्क पर आप हमला कर रहे हैं, यकीनन अमेरिका जब हमला करेगा तो पूरी शिद्दत के साथ हमला करेगा। उसका मकसद यही रहेगा कि जिस तरह इराक को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में कर लिया गया है, उसी तरीके से ईरान को भी कर लेगा। हालांकि सूरत हाल ईरान और इराक के माबैन जो है वो तब्दील शुदा है। हमने हालिया दिनों में देखा है जिस तरीके से ईरान ने इसराइल के खला खोल कर रख दी। आयरन डोम का जो उसका वो जो प्रोपोगंडा था, वो हवा खड़ा किया गया था आयरन डोम का, उसको तहस नहस, वो मंसूबे को, वो प्रोपोगंडे को वो तहस नहस ईरान ने कर दिया। तो यकीनन जवाबी कार्रवाई में ईरान भी कोई कुछ ना कुछ करेगा। मगर यहाँ पर अहम बात यह है कि एक ताकतवर मुल्क जो है, पिछले 40 सालों से तहदीदात की जद में ईरान है, इम्तनात आयद किए गए हैं, सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो वो तमाम उसके बावजूद भी ईरान अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अगर वो तहदीदात नहीं होते, तो वो इम्तनात नहीं होते, तो ईरान कहाँ पर होता, इसका अंदाजा अमेरिका को भी अच्छी तरीके से है। तो वो तमाम चीज़ों को देखते हुए सारी दुनिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, महंगाई की सूरत में और दूसरे वबाई अमराज की सूरत में। तो जिस तरीके से हिंदुस्तान भी यकीनन बड़े पैमाने पर, आपने कहा कि मधु किया गया है, मधु करने की बात पर भी देखिए भक्त जो है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि आपके जो पुराने, जो आप जिसको पूजा करते थे किसी जमाने में, उन्होंने आपके जो मतलब जो नॉन बायोलॉजिकल वजीर आजम है, उन्हें मधु कर लिया गया है। यहाँ पर अफसोस है रियाज साहब, ये मसरत की बात होगी भक्तों के लिए। हम ये समझ रहे हैं कि चबहार जो पोर्ट दिया गया है, दस्तबरदारी अख्तियार की गई है, उसके नतीजे में ये एक मराद के तौर पर, ये तोहफे के तौर पर ये इन्हें मधु किया गया। हालांकि उस पर भी पैसे अदा करने हैं, नहीं करेंगे तो मतलब
मतलब आप बगैर पैसे अदा किए भी शायद शामिल हो सकते हैं, लेकिन इज्जत नहीं रहेगी वहां पे। तो ये तमाम चीजें, हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ जाहिर नहीं किया गया है शामिल होने का, नहीं होने का। एक बात और है कि इसमें जो है तमाम वो ममालिक को भी शामिल किया गया है बोर्ड में जो मुआफ़िक़ फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन के हामी भी है और फ़लस्तीन के मुखालिफ भी है। तो लेकिन यहाँ पर अहम बात ये रहेगी रियाज साहब कि अगर हिंदुस्तान जाता है, हिमायत करता है, बोर्ड में शामिल होता है, तो फिर इसराइल नाराज़ हो जाएगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है इसराइल को कभी, नेतन्याहू को कभी नाखुश नहीं करेंगे। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक अमन बोर्ड का सवाल है, अमन बोर्ड के बारे में आपको बताना ज़रूरी है कि अमेरिका ने जिन लोगों को इसमें शामिल किया है, टोनी ब्लेयर सबसे बड़ा झूठा, और आप अंदाज़ा कीजिए कि सारी दुनिया से झूठा कहती है और दरोगो कहती है, कज़्ज़ाब कहती है, और उसे भी शामिल किया गया है क्योंकि उसने इराक़ के मामले में बाज़ाब्ता तौर पर कहा था कि इराक़ में सद्दाम हुसैन आम तबाही के हथियार बना रहे हैं, और उसी झूठ की बुनियाद पर इराक़ को तबाह ताराज कर दिया गया, सद्दाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। और अब उसने तस्लीम भी कर लिया था कि मैंने झूठ बोला है। उसे, इस झूठे शख्स को अगर इस तरह के बोर्ड में शामिल किया जाता है, और वो हमास का सख्त दुश्मन है और इसराइल का हामी है, तो आपको अंदाजा कीजिए कि सिर्फ टोनी ब्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जेड कैशनर जो है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद है, वो भी यहूदी हैं, इसराइल के कट्टर हामी हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। और जितने लोगों को शामिल किया गया है तकरीबन 90% जो है वो इसराइल के हामी हैं। और जो फ़लस्तीनियों को शामिल किया गया है, ख़ासतौर पर तुर्किया को और ख़तर को शामिल किया गया है, उस बारे में इसराइल शदीद यानी ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, परेशानी का इज़हार कर रहा है। उसे परेशानी का इज़हार करने की बात क्या है, 90% तुम्हारे लोग हैं उस बोर्ड में और हर चीज़ वो तो वही फैसला करेंगे। जबकि फ़लस्तीनियों को जो शामिल किया गया है उन्हें कैसी जिम्मेदारियाँ दी गई है, कचरा उठाने की, कूड़ा करकट हटाने की, यानी म्यूनसिपैलिटीज़ की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो जिम्मेदारियाँ दी गई है। जबकि 3 टायर हिकमत अमली बनाई गई है और तमाम फैसले ट्रंप करेंगे और ये बोर्ड करेगा जिसमें पूरे इसराइल नवाज लोग शामिल हैं, सिवाय ख़तर को, तुर्किया को छोड़कर। और अब जहाँ तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दावत दिए जाने का सवाल है कि आप भी इस बोर्ड में शामिल हो जाइए, ये कोई बड़ा एजाज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि एजाज़ नहीं बल्कि एक और मुसीबत है। $1 अरब $1 अरब जो है, $1 अरब वो देना पड़ेगा। और दूसरी अहम बात यह है कि ट्रंप ने सिर्फ मोदी को मदऊ नहीं किया, उससे पहले पाकिस्तान को खुद मदऊ कर दिया है। जी, तो यकीनन पाकिस्तान को भी मदऊ किया है। पाकिस्तान एक कट्टर हामी फ़लस्तीन का माना जाता है। फिर फ़िलहाल हिंदुस्तान की जो खारिजी पॉलिसी है उसके तहत हिंदुस्तान हमेशा इसराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है 2014 के बाद से। हालांकि 2014 से कबल जब की जो भी हुकूमतें रही वो फ़लस्तीन की हिमायत में खड़ी रही, फ़लस्तीन के कॉज के लिए खड़ी रही, अलहदा या ममलिकत फ़लस्तीन के क़याम के लिए जिद्दोजहद जो भी आलमी सतह पर उसका भी हमारा मुल्क हिस्सा रहा। इंदिरा गांधी हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर की हुकूमत जब आई, NDA की हुकूमत मरकज़ में थी, उसने भी फ़लस्तीन की हिमायत की थी। हालांकि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा हुकूमत है, खुलेआम जो है वो इसराइल की हिमायत करती नज़र आ रही है। हालांकि माजी में भी इसराइल से असलाहत खरीदे गए, टेक्नोलॉजी खरीदी गई, उसके बावजूद भी हिमायत की जब बात आई, अक़वाम मुत्तहिदा का मामला रहो या कोई आलमी प्लेटफॉर्म रहो, हिंदुस्तान फ़लस्तीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। मगर अब जो है नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, हमेशा वो नेतन्याहू के साथ रहे, बेबी के साथ रहे, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बेबी कौन है, बाबा कौन है। तो बहरहाल इस मामले में ये बताना ज़रूरी है कि अपने दौरे इसराइल के मौके पर उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि फ़लस्तीन का दौरा भी करें, लेकिन पता नहीं नेतन्याहू के डर से या फिर उनके प्यार से, उनकी दोस्ती से मुतासिर होकर उन्होंने फ़लस्तीन का दौरा नहीं किया। जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये मालूम होना चाहिए कि ख़ुद BJP के एक वज़ीर आज़म रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी फ़लस्तीनी काज की, फ़लस्तीनियों की हिमायत की थी, लेकिन RSS के डर से या फिर नेतन्याहू के डर से या दोस्ती की वजह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस राह से भटक गए हैं और एक भटके हुए मुसाफिर दिखाई देने लगे हैं। अब देखना यह है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ट्रंप ने दावत दी है, ट्रंप ने तो शहबाज शरीफ को भी दावत दी है कि आप भी इस बोर्ड में शामिल हो जाए, तो इसके कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि बड़ी बात यह है कि आप इंसानियत की तरफदारी करते, आप जो कातिल हैं उनकी मुखालिफत करते, लेकिन आपने कातिलों की मुखालिफत नहीं, फ़लस्तीनियों के कातिलों की जो मुकाबला आपने तायद व हिमायत की है। इवन हैदराबाद से भी हथियार गए हैं जनाब, और आपको ये बता दूं कि जो ड्रोन्स होती है वो हैदराबाद से गए हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए किस तरह हिंदुस्तान ने इसराइल का साथ दिया है।
यकीनन काबिल अफसोस है खारिजी पॉलिसी, ये खारिजा पॉलिसी का ख़राब खारिजा पॉलिसी का नतीजा है कि जिसकी वजह से हम ये तमाम मुसीबतें परेशानियां भुगत रहे हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका जो है सर पे सवार हो गया है, और अमेरिका की जो सवारी थी वो शेर की सवारी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए हो गई है। अब ज़्यादा लंबा सफ़र कर नहीं सकते, शेर की सवारी से पीठ से नीचे उतर नहीं सकते, इस हालत में लाकर उन्हें छोड़ दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर तालीमी याफ्ता होना और ख़ारिजी उमूर से वाकिफ़ रहना, और फिर फ़ैसले दोस्तों के मफादात से बालातर होकर मुल्क की मफादात के लिए, मुल्क की आवाम के लिए फ़ैसले करना, ये तमाम चीज़ें बहुत एक अहम होती हैं, पॉलिसी का हिस्सा होती है। वो जैसा कि देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप है, हालांकि वो करीबी रुफ़क़ा जो किसी एक ज़माने में डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही ख़ास हुआ करते थे, आज वो भी उनके मद्दे मुकाबिल आ गए हैं, महज इसलिए कि वो डॉलर की गिरती कीमत, डॉलर की गिरती कदर को बचाने के लिए, डॉलर की अहमियत को, अमरीकी तसल्लुत को बचाने के लिए, अमरीकियों के मफादात को बचाने के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप अपने करीबी रुफ़क़ा से को भी दुश्मन बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अहम बात यह होती है, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, आप देखिए चहबहार में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है हिंदुस्तान को, महज इसलिए नरेंद्र मोदी के खौफ से आपने दस्तबरदारी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के खौफ से जो है दस्तबरदारी इख्तियार कर ली फौरन उस महबूस से। हालांकि वहां पर भी जो फायदा होने वाला, पहुंचने वाला था, वो फायदा पहुंचने वाला था अडानी को, मगर पैसा लग रहा था मुल्क का वहां पर। तो आप देखिए अब यहाँ पे ये पॉलिसियां हैं, ये पॉलिसियों की वजह से जो है मुल्क को शदीद से शदीद नुकसान हो रहा है। और अब देखिए कि भक्तों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी है किस पूरी तरह नाकाम रही है। अब मिसाल के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद तकरीबन 33 ममालिक को 57 अरकान पार्लियामेंट हो, साबिक़ मरकज़ी वज़रा हो, अपोजिशन लीडर्स हो, उनको भेजा गया और कहा गया कि आप पाकिस्तान के बारे में बताइए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है, वो मंबा है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि 33 ममालिक से किसी ने भी पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। तो आपका जो मिशन है बिल्कुल बुरी तरह नाकाम रहा है। इस तरह ज़्यादा पैसे खर्च करके आप यानी कौमी मफादात का आपने सौदा किया, ये अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा शख्स जैसा इस्माइल ज़बीउल्लाह ने भी कहा कि तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। तालीम याफ्ता होने के साथ साथ हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें आलमी जो हालात हैं, इंटरनेशनल जो रिलेशंस है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बाखबर रहना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के वो माहिर होना चाहिए और उन्हें ये देखना चाहिए कि हुकूमतें कैसे चलाई जाती है। हुकूमतें मजहबी बुनियाद पर तकसीम करके या मंदिर मस्जिद करके नहीं चलाई जा सकती। या फिर आप देखेंगे कि रेपिस्ट जो हैं या फिर जो जानी हैं उन्हें पैरोल पर रहा करके हुकूमतें नहीं चलाई जा सकती। हो सकता है कि 1 मरतबा, 2 मरतबा, 10 मरतबा आप कामयाब हो जाएं, लेकिन 11वीं मरतबा आपकी नाकामी यकीनी हो जाती है। और जो भक्त आज आपके तलवे चाट रहे हैं, कल आपको तलवे चटाने पर वो मजबूर कर देंगे, यानी तलवे चाटने पर मजबूर कर देंगे। ये दौर आने वाला है। हो सकता है कि आपके मजहबी बुनियाद पर आप लोगों को तकसीम करके ये समझ रहे होंगे कि हम बहुत बड़े तुरुमखा हैं। और आप ये देखिए कि ये हिंदुस्तान में बेशुमार तुरुमखा हैं। सिकंदर भी आया था लेकिन उसे भी नाकामी का सामना करना पड़ा था, इसलिए कि अवाम जो चाहती है वही होना चाहिए। आज भक्तों को ये नहीं मालूम कि इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की छवि किस कदर मुतासिर हो गई है। अमेरिका, जिसके बारे में हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप माई फ्रेंड माई फ्रेंड माई फ्रेंड की बात करते हैं, अब वो जाकर फ्रेंड जाकर एनिमी हो गया है। और हद तो ये हो गई कि 50% टैरिफ आयद कर दिया है। और हालिया अरसे के दौरान उसने कहा है कि अगर आप ईरान से या रूस से फिर ताल्लुकात रखेंगे या उनकी मदद करेंगे तो फिर आप पर 500% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। तो इस तरह 550% टैरिफ हिंदुस्तान पर आयद होने वाला है। वज़ीर आज़म ने एक आवाज़ नहीं निकाली, ऐसे खामोश रहे जैसे कोई ख़तरनाक जानवर एक मासूम बिल्ली को डराता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये चीज़ें हमारे पास हैं। और आपको ये भी बता दें कि किस तरह आलमी सतह पर, जैसा कि इस्माइल ज़बीउल्लाह ने भी कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के मफादात को अहमियत देते हैं। मुल्की मफादात को अहमियत देना चाहिए, कौमी मफादात को अहमियत देना चाहिए, तरक्की को अहमियत देना चाहिए। तो आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास शुरू जब हो रहा है तो ऐसे में आपको बताना है कि ऑक्सफाम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि दुनिया में जो अरबपति हैं वो अवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर इस्तेसाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में, मीडिया में और सोशल मीडिया पर इनकी इजारादारी कायम हो गई है, यानी अरबपतियों की। और ये आम लोगों को कुचलते हुए अपने मफादात की तकमील कर
रहे हैं। तो यही हिंदुस्तान में भी हो रहा है। अगर अडानी या अंबानी की बात करेंगे या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी सनतकारों की बात करेंगे तो आप कोविड में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा नुकसान दूसरे लोगों को होता है, 4-5 जो सनतकार हैं उन्हें नहीं होता। हद तो यह है कि एक कंपनी के तो शेयर्स इस कदर बढ़ जाते हैं, मुनाफा इस कदर होता है। मैं अमित शाह के बेटे की बात कर रहा हूं, जय शाह की, उसकी कंपनी ने क्या कारोबार किया है कोविड में, मैं समझता हूं कि एक करिश्मा था जो हो चुका है। तो बहरहाल आप अपनों को देख रहे हैं, लेकिन अपने असल जो होते हैं वो आवाम होते हैं। यकीनन अवाम होते हैं। यही तो बात हो रही है रियाज साहब। कॉरपोरेट्स जो है बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हो रही है। झारखंड, उत्तराखंड, अब मणिपुर को भी ले लें, वो रियासतें जो वसाइल से माला माल हैं। बिहार में हमने देखा सैकड़ों एकड़ अराजी जो है थर्मल पावर प्लांट प्रोडक्शन के लिए आपने लीज पर 1 लाख रुपए एकड़ के हवाले से लीज पर आपने दे दी अपने दोस्तों को। वो वसाइल, जिन रियासतों में वसाइल से मारा माल, जो दर्जे फेरिस्त कबायली तबकात का जो वो इलाका होता है, जिसको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का इलाका होता है, उस इलाके में भी वहाँ पे लोगों को नक्सलवादी मावोइस्टिज्म के हवाले से मार कर पीट कर वो खाली कराया जा रहा है। वहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ों को जो है अपने कब्जे में लेने का काम मुसलसिल ये कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसीलिए हो रही हैं कि वो दोस्ताना जो मफादात है, वो दोस्तों के मफादात को पूरा करने के लिए वो रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास से पहले जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, वो रिपोर्ट यहाँ पर हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं वाज़े तौर पर। वो तमाम रियासतें जो कुदरती वसाइल से माला माल है, वो किसकी तरफ जा रही है, वहां पर वो वसाइल किनको हवाले किया जा रहा है, हवाले करने से पहले किस किस्म का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वहां पे किस किस्म के हालात से वहां के लोग गुजर रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको वाज़े बता देगी कि सरमाएदार जो है अवाम पर जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कब्जा, जैसा कि कहा रिपोर्ट में, यकीनन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है वो तमाम हक़ाइक़ जो आवाम के हैं, वो अवामी मसाइल परेशानियों पर मुश्तमिल कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा है। वही कह रहा है जो स्क्रिप्टेड आता है डॉक्यूमेंट। ये भी तो अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि बहुत सारी चीज़ें जो है पीएमओ से स्क्रिप्ट होके आती है, सीएमओ से स्क्रिप्ट होके आती है और वहां पर वो पढ़ी जाती है। जी रियासत। और आप देखेंगे कि अक्सर हम फिल्मों में देखा करते थे कि किस तरह जो हुक्मरानों को गुंडे जो होते हैं सनतकार की शक्ल में वो गुंडे पैसा देते हैं और कहते हैं कि हमारे मफादात की तकमील करो वरना हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी बीवी का किडनैप कर लेंगे, तुम्हारे बच्चों का किडनैप कर लेंगे। उसी तरह के हालात मुझे अब हिंदुस्तान में दिखाई दे रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि अडानी है, अंबानी है, चंद एक लोग हैं जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तरफ है और हर कंट्रैक्ट उन्हें मिलता है। आप अब इवन देखिए अंबानी ग्रुप जो है हर शोबे में दाखिल हो रहा है। क्या दूसरे ये सनतकार सिर्फ अडानी अंबानी है और दूसरे सनतकार मर गए हैं कि हर चीज उनको मिल रही है? रोडों की बात करते हैं। आपने कभी 2014 से पहले अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम आपने इतने बड़े पैमाने पर सुना था? क्या यकीनन थे होगी, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी था होगा 2014 से पहले भी, मगर वो एक रियासत तक महदूद था। अरे चेतक चला रहा था भाई, बेचारा चेतक चला रहा था, एक रियासत तक वो महदूद था। अचानक से 2014 से लेके 2026 में ऐसी क्या तब्दीली आ गई, इनकलाबी तब्दीली आ गई कि सारे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में अडानी के कारोबार फैल रहे हैं। और आप देखेंगे अडानी हो या अंबानी हो, इनको आगे बढ़ाने में कांग्रेस का भी बहुत हाथ है। अंबानी आप आज कह रहे हैं कि ये बीजेपी का आदमी है, मोदी का आदमी है, अडानी मोदी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। कांग्रेस ने अंबानी को भी आगे बढ़ाया। अनिल अंबानी को ये कहा जाता है कि अनिल अंबानी जो है कांग्रेस के और मुकेश अंबानी जो है बीजेपी के, लेकिन ये मुकेश अंबानी के भी बहुत गहरे ताल्लुकात मरासी में। ये सरमाएदारों के कोई सियासी जो है वो दोस्ती मुस्तकिल। या अडानी तो आपको बता रहा हूं कि चेतक पर जाया करता था बेचारा, और आज क्या हालत है देखिए। और दूसरी अहम बात यह है, जैसा कि आपने कहा है कि अपने करीबी जो सनतकारों को आप उनके मफादात की निगरानी कर रहे हैं। आप अंदाजा ये एलन मस्क ट्रंप के बहुत ही करीब हो गए थे, ट्रंप ने अपने बोर्ड में भी शामिल कर लिया था उन्हें। और आपको बता दूं कि आज ट्रंप दुनिया का जो एलन मस्क जो है वो दुनिया का सबसे मुतमव्वल शख्स है, वेल्थियस्ट शख्स है और अमीर तरीन शख्स है। और उसकी जायदाद जो है तकरीबन 700 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और खरब डॉलर तक भी पहुंच जाएगी। सबसे पहला खरबपति हो जाएगा वो। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, अब जब मुल्क के मफादात आते हैं तो एलन मस्क को भी दूर कर देता है। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी चाहिए कि अपने मफादात की तकमील के लिए, पार्टी के मफादात की तकमील के लिए, अपने ओहदे पर को बरकरार रखने के लिए अगर अडानी अंबानी की मदद हासिल कर सकते हैं तो कल हो सकता है कि वो आपको ठुकराएंगे
ठुकराएंगे और उसी तरह ठुकराएंगे जैसा ऑक्सफाम ने ये रिपोर्ट जारी की है, कहा है कि जो सनतकार हैं, जो दौलतमंद हैं, जो अरबपति हैं, वो पॉलिटिक्स में और मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, अपने कब्जे में उस पर बरतरी हासिल कर चुके हैं। तो ये चीज़ें अगर पॉलिटिक्स मीन्स अगर आप देखेंगे कि हुकूमतों पर इनका कब्जा हो जाए, मीडिया अगर आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया पर इनका कब्जा हो जाए और सोशल मीडिया भी इनके कब्जे में चले जाए, तो फिर इंसानों के लिए क्या रहेगा? ये इंसान जो है, आवाम जो है, उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। यकीनन वो फिर दोबारा हिंदुस्तान को वो जो गुलामी के दौर में ले जाने का ये काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो तरीके से बीजेपी हुकूमत चला रही है रियाज साहब। एक तरफ जो है सरमाएदारों की सरपरस्ती में ये है, पूरा मतलब न्यूज़ चैनल्स को खरीद लिया गया है, सोशल मीडिया अकाउंट मतलब वो जो उसको सोशल मीडिया पर इनका कब्जा है। दूसरी तरफ फिरका परस्ती का एक जो जहर है वो तेजी के साथ फैला रहे हैं। कई वाक़यात में ऐसा भी देखा गया है कि वो उन इलाकों में जहाँ पर अडानी अंबानी के बड़ी बड़ी सरमाएकारियाँ हैं, वहाँ पर इलाकों में ज़मीनों को खाली कराने के लिए, मकानात को खाली कराने के लिए, खेतों को खाली कराने के लिए VHP, बजरंग दल जैसी तंजीमों की भी मदद ली गई है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ने पर शवाहिद पेश करने की बात आई तो वो शवाहिद भी हम यकीनन पेश कर देंगे। लेकिन ये देखिए आप, इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। एक तरफ वो तंजीमें जिनको मजहब की बुनियाद पर फ़रोग़ दिया गया है, वो जो है लैंड ग्रैपर्स गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं सरमाएदारों के मातहत रहकर। हालिया दिनों में एक मामला पेश आया था, मैं आसाम का या किसी मध्य प्रदेश का एक वाक़या था जहां पर मगरबी बंगाल के कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, वो उन्हें ज़दोकोब किया गया महज इसलिए कि वो उजरत जो है उसमें इजाफे की वो बात कर रहे थे, मेहनत कर रहे। तो ये बजरंग दल के गुंडे वहां पर गए, उनसे मामलेदारियां कराई गई। ये मामलेदारियां हुई, मामलेदारियों के बाद उन्हें ज़दोकोब किया गया, उन्हें बिना पैसे वापस मगरबी बंगाल भेज दिया गया। तो ये इस तरीके का काम जो है सरमाएदार मुसलसिल इन तंजीमों से भी ले रहे हैं, इन तंजीमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सरमाएदारों के अगर हाथों की कठपुतली हुकूमत बन जाएगी तो यकीनन आने वाले दिनों में और मजीद मुल्क को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दलितों के बारे में और पसमानदा तबक़ात के बारे में बीजेपी हो या RSS हो या फिर RSS की जो ज़ैली तंजीमें हैं, ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो और दूसरी जो तंजीमें हों, वो चीख पुकार करती हैं, रोती हैं, अपना सर यानी सर पर मार लेती हैं और कहती हैं कि ईसाई मिशनरीज़ हैं और मुस्लिम जो मुबल्लिगीन है वो इन्हें मजहब तब्दील करने पर मजबूर कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। और ख़ास तौर पर दलितों को आपको बता दूं कि ये सोच लेना चाहिए कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। उन्हें इंसान नहीं समझा जाता बल्कि उनके साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। तो आपको हम लिए चलते हैं कर्नाटक में आप देखेंगे कि एक गाँव की देवी है और उसकी पालन क्वीन जो कहा जाता है, उसका जो यानी डोली जो कहा जाता है, उठाने के मामले में आप जब दलित आगे बढ़ते हैं तो उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि तुम शुद्र हो, यानी इसकी नापाक हो तुम, इस तरह की बातें की गई आलाजात के लोगों ने और उन्हें उस देवी की जो डोली है उससे उठाने से रोक दिया। ये वाक़या चिक्का बालापुर ज़िले में पेश आया और इस इलाके में काफ़ी कशीदगी पाई जाती है। दलित नौजवानों ने एहतजाज किया है। अगर ये दलित नौजवान ये कहते हैं कि तुम हमें हिंदू समझते हो लेकिन मंदिरों में दाखिल नहीं होने देते, देवी की या देवताओं की मूर्तियाँ उठाने नहीं देते, उन्हें छूने नहीं देते और हम अपना मजहब तब्दील कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी मुतहरिक हो जाएगी, RSS मुतहरिक हो जाएगी और विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल भी मुतहरिक हो जाएंगी, गाँव का घेराव कर लेंगे और कहेंगे कि मुसलमान इन्हें मुसलमान बना रहे हैं, ईसाई मिशनरीज इन्हें ईसाई बना रहे हैं। पहले तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। पहले अपने दलित को पहले तो इंसान समझिए। आप जानवरों से ऐसा सलूक कर रहे हैं। आप अगर देवी की अगर मूर्ति की डोली उठा रहे हैं तो फिर दलितों का हक नहीं बनता कि वो उठाएं। यकीनन देखिए रियाज साहब, ये हम बारहा ये कह रहे हैं, नहीं, दलितों के जहन में ये डालना चाहिए। हम बारहा ये कह रहे हैं कि अक़लियतों के बाद अगला निशाना ये दलित बरादरी है। जी हाँ। देखिए ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं, कोई दर्ज हो जाते हैं, कोई रिकॉर्ड में आ जाते हैं, कोई रिकॉर्ड में नहीं आते। अभी आप कर्नाटका का एक वाक़या सुना रहे थे, अभी आपने नाजरीन सियासत TV के नाजरीन को बताया, मंदिर में दाखिले के बाद हमने देखा है राजस्थान में पानी के घड़े का वाक़या देखा है हमने, टीचर भी इतनी तरीके से हमारा। रियासत बरेली में एक वाक़या पेश आया है। एक लैंडलॉर्ड जो है, एक लैंडलॉर्ड जिन्हें अपने किराएदार से जो दलित है उससे 4 लाख 4.5 लाख रुपए की रकम हासिल की।
महज ट्रैक्टर लेने के लिए, जी जी। ट्रैक्टर लेने के लिए लैंडलॉर्ड ने अपने किराएदार से, जो कि दलित है, पैसे लिए। जी हाँ। जब वो पैसों का इसरार किया, वो दलित नौजवान, और वो दलित नौजवान का नाम मैं समझ पप्पू दिवाकर है। पप्पू दिवाकर जब वो पैसे लेने की बात कर रहे थे, तो वो जो लैंडलॉर्ड है वो आला जात का है, उसने इसके साथ मारपीट की, उसका सर मुंडवा दिया, उसके भौवें मुंडवा दिए, उसके मूंछ निकालने लगा दिए। तो मतलब उसको इस कदर पैसे लेकर एक दलित को मारा पीटा गया, जलील किया गया पैसे लेकर। और जब वो पैसे मांगने गया, तो क्योंकि वो निचली जात का है, इसलिए उसको इख्तियार नहीं कि वो पैसे मांगे। तुम पैसे जब ले रहे थे, तुमको निचली जात याद नहीं आई। तो इस तरीके के बेशुमार वाकयात हैं रियाज साहब, जो है वो दलित बरादरी को जो है, वो हमारे भाई हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये तालीम है, इसी तालीम से मुतासिर होकर लोग इस्लाम में, दायरे इस्लाम में भी आ रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग दायरे इस्लाम में आ रहे हैं। तो कभी हमने मसावत, हमारे पास कभी ऐसा नहीं रहा, सबके साथ इंसानियत का सुलूक। एक वाहिद मजहब इस्लाम है जो मुसलसिल सबको पैगाम अरसाल करता है इस बात का कि तमाम आए। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि दलित बरादरी के साथ जो सुलूक किया जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। हालांकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी दलितों के ताल्लुक से बुलंद बांग दावे करते हैं, मगर अमली तौर पर जो है दलितों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए घरों को खाली किया जाता है, उनके अराजियात पर कब्जे किए जाते हैं, और उन्हें जो सीट जो होती है, जो हल्का होता है, वो हल्का दर्जे फहरिस्त होने के बावजूद, उनके लिए रिजर्व होने के बावजूद उन्हें वो मौसर अंदाज की नुमाइंदगी उन्हें नहीं फराहम की जाती। तो ये तमाम हर शोबे हयात में दलितों के साथ, क़बाइलियों के साथ, पहले तो अक़लियतों के साथ ये नाइंसाफ़ियों का सिलसिला चल रहा था, 2014 के बाद से दलितों और दर्जे फहरिस्त क़बाइलियों के खिलाफ भी ये जो नाइंसाफ़ियों का सिलसिला है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बताता हूँ कि जहाँ तक फिल वक्त दलितों के हालतजार का सवाल है, यकीन मानिए कि कुत्तों से बदतर समझा जा रहा है। और आपको ये भी बता दूँ कि जिस अंदाज़ में हमने बाप को ये भी बताया कि किस तरह दलितों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, हद तो ये है कि कोई दलित दुल्हा जो है वो घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं निकाल सकता, क्योंकि आलाजात वालों का कहना है कि ये हमारा हक़ है, दलित घोड़े पर नहीं बैठ सकते। अरे मेरे भाई, ये घोड़ा ये वो छोड़ दीजिए, दलित कुछ भी कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान की शहरी है और हिंदुस्तान के दस्तूर ने, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, इस कदर प्यारा दस्तूर है कि तमाम इंसानों को, तमाम शहरियों को मसावियाना हुकूक दिए गए हैं, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। ये आला अदना की जो बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान को रुस्वा करने के लिए किया जा रहा है। और जहाँ तक दलितों का सवाल है, दलितों को भी संजीदगी से गौर करना चाहिए कि उनके साथ किस तरह इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अरे उनकी बेटियों का रेप किया जा रहा है, उनके बीवियों को उठाया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, उनके नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, उन्हें जलील और रुस्वा किया जा रहा है। हद तो यह है कि कोई दलील आलाजात के हिंदू के सामने बैठकर खाना नहीं खा सकता, ठहर कर बात नहीं कर सकता, और उनके जो पानी होता है घड़ा, उस घड़े से पानी नहीं पी सकता, यहाँ तक कि देवी की जो वो है डोली है वो नहीं उठा सकता। और कोई दलित बहन अगर किसी सरकारी स्कूल में खाना बनाती है तो आपको बता दूं कि आलाजात के जो बच्चे हैं वो खाना खाने से इनकार कर देते हैं। तो दलितों को सोचना चाहिए, दलित जो है कोई मामूली तादाद में नहीं है, उनकी जो पॉपुलेशन है मोर देन 35 करोड़ है हिंदुस्तान में। आप अंदाजा कीजिए, अगर मीम और भीम मिल जाए तो हिंदुस्तान की हालत बदल के रख दे सकते हैं। यकीनन लेकिन हमारी सियासी और मजहबी क़यादत को आगे आना चाहिए। मजहबी और सियासी क़यादत ये कभी नहीं जाएगी कि जो हमारी हो या फिर बीजेपी का नज़रिया हो, ये कभी नहीं चाहेगी कि मीम और भीम एक साथ आगे आए। उससे बहुत बड़ा चीज़ें तब्दीली, सियासी इनकलाब बर्पा हो जाएगा हिंदुस्तान में। ये सियासी इनकलाब हिंदुस्तान की आज़ादी के फ़ौरन बाद भी आया था, जब दस्तूर बन रहा था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नुमाइंदे के तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना था, लेकिन पूरे प्रकाश की लॉबी ने उन्हें रोका और मुसलमानों उन्हें मौका फराहम किया था। तो खैर, तो ये एक तवील गुफ्तगू हो जाएगी रियाज साहब। यहाँ पर ये कहना मैं चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी फ़िरक़े वाराना फसादात होते हैं, तो फ़िरक़े वाराना फसादात में जो है
पहली सफ में जो लोग खड़े होते हैं, इन्हीं हमारे दलित भाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, हमारे कबाइली भाइयों का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर। और उन्हें जो है नफ़रत इस कदर उनके अंदर भरी जाती है कि वो अगर ऐसा कुछ मौका आ जाए, हम देख रहे हैं एक ट्रेंड बदल गया है फ़िरक़े वाराना फसादात का, सीधे सीधे गाड़ियों को, घरों को, मकानात को, दुकानात को नज़र आतिश करने का काम किया जा रहा है। तो ये अफसोसनाक ट्रेंड है। ये ट्रेंड उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें तैयार किया गया इस तरीके से, मगर जब डोली उठाने की बात होती है देवी की तो फिर उन्हें नहीं बुलाया जाता। मंदिर में जाने की बात, सबसे अहम, सबसे बड़ी चीज़, आप और मैं इसको भूल गए थे जब राम मंदिर की संग बुनियाद रखी जा रही थी, ये रखा जा रहा था, जब वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त हमारी जो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, उन्हें मधु नहीं किया गया, उन्हें मधु किया जाना था और जो है अयोध्या के रुकने पार्लियामेंट जो है उन्हें मधु नहीं किया गया, दलित है ना वो जी। तो इसीलिए ये एक अफसोसनाक बात है। ये इस तरीके का भेदभाव, इस तरीके के अदम मसावत जो है वो यकीनन, देखिए हमारे कोई मफादात नहीं है इसमें, लेकिन हमारा कोई मफाद नहीं है इसमें। हम महज इसलिए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, 80% आबादी जो है ये हमारे हिंदू जिसको के तौर पर शामिल करती है बीजेपी, 80% आबादी ये दर्जे फहरिस्त SC ST और OBC की है रियाज साहब। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक दलितों के साथ इम्तियाजी सलूक का सवाल है, अगर ये मंदिरों में जाने से रोक दिए जाएंगे, खुद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म थे डॉक्टर बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर बाबू जगजीवन राम को आपको बता दूं कि उन्हें भी मंदिर में जब वो दाखिल हुए तो उस मंदिर को दूध से धोया गया था। कितनी शर्म की बात है, एक बड़े दस्तूरी ओहदे पर फाइज शख्स है और दलित होने के नाते उसकी तौहीन की गई। और अंदाज़ा तो कीजिए कि मीमार दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर भी जब बचपन में स्कूल जाया करते थे तो आलाजात के जो लड़के थे उन्हें क्लास में रखा जाता था और बाबा साहब अम्बेडकर उनके चप्पलों के पास बैठकर इल्म हासिल करते थे। इससे बढ़ के और शर्म की बात क्या है। और फिर ये कहते हैं कि ये मुसलमान हो रहे हैं, ये ईसाई हो रहे हैं। अगर तुम मंदिर का रास्ता रोकोगे और उन्हें जलील वखार करेंगे तो क्या दलित खामोश रहेंगे? उन्हें मजहब तब्दील करने का हक हासिल है। हिंदुस्तान में मजहबी तबलीग का हक हासिल है, प्रीचिंग ऑफ रिलीजियस का हक हासिल है। ऐसे में अगर वो मजहब तब्दील करते हैं तो तुम परेशान हो जाते हो। और हद तो यह है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम दोबारा जो हिंदू मुसलमान बने हैं उन्हें दोबारा हिंदू बनाएंगे। अरे पहले तो इन दलितों के साथ इंसाफ करो। उनके साथ इंसाफ नहीं करते, उन्हें मंदिरों में दाखिल होने नहीं देते, उनके देवी की डोली उठाने की इजाजत नहीं है। तो अब दलितों को बहुत ही संजीदगी से सोचना होगा कि किस तरह उनका हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है आला आजाद के नाम पर, अदनाजात के नाम पर। याद रखिए, आला अदनाजात कोई नहीं होती। आप अंदाजा ये क्या आला आजाद की 10-10 आंखें होती हैं और अदनाजात के जो है 2 आंखें होती है? नहीं होती है। तमाम इंसानों को अल्लाह ने बेहतरीन सांचे में ढालकर बनाया है और आप, यही हमारा ईमान है। और हम ये भी दलितों को कहते हैं कि देखो, अपने आप को तजलील, अपने आप की तजलील बर्दाश्त मत कीजिए, अपने आप को जलील होने मत दीजिए। तुम भी उसी तरह इंसान हो जो ये कहता है कि मैं आलाजाद का हूं, उसका भी उतना हक है हिंदुस्तान पर जितना आपका हक है। यकीनन तमाम जो बरादरी है हमारे SC ST OBC जो है, तमाम का उतना ही हक़ है जितना एक आला ज़त का और अक़लियतों का जितना हक़ है। ये तमाम हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के, देखिए रियाज साहब, हर 300 किलोमीटर पर लिसानी तहज़ीब जो है हिंदुस्तान में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ते को ख़राब करने की मुसलसिल 2014 के बाद से कोशिशें की जा रही है। वो कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि मीम और भीम का इत्तेहाद नागुज़ीर है, अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो यकीन जाने कि कोई ऐसी ताकत नहीं होगी इस गुलदस्ते को नुकसान पहुंचाए, मुल्क के जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए, मुल्क की जमहूरी जो शबी सारी दुनिया में अब ख़राब हो चुकी है, उसको बेहतर करने के लिए एक अहम फैसला होगा। ये सोचना चाहिए उन तमाम लोगों को जो नाइंसाफ़ी का जो हुकूमत की तरफ से और इलाकाई सतह पर शिकार होते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ इलाकाई सतह पर, आप उत्तर प्रदेश ले लें, आप राजस्थान ले लें, बिहार ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, गुजरात, ये ऐसी रियासतें जहाँ पर बीजेपी मुसलसिल बरसर इख्तिदार है, वहाँ पर मुसलसिल आए दिन 1-2 वाक़यात दलितों पर मज़ालिम के यहाँ से दर्ज होते हैं, रिपोर्ट होते हैं रियाज साहब। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन, आप एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक के कविता से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कविता ने हाल ही में MLC के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, उनका इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया गया और
पार्टी छोड़ने के बाद वो इस कदर बेचैन है कि किसी न किसी तरह रियासत की सियासत में हलचल मचा दें और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। रियासत की सियासत में वो अपनी एक अलहदा पहचान, अपनी शिनाख्त बनाना चाहती हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि फिल वक्त उनके बारे में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो अब तो पॉलिटिशियन बन गए हैं और हिकमत साज भी है, यानी सियासी इंतखाबी हिकमत साजी में उनका जवाब नहीं ये कहा जाता है, लेकिन इंतखाबी हिकमत साज होने के बावजूद भी बिहार में उनकी पार्टी बुरी तरह यानी शर्मनाक शिकर से दो चार हुई। जन स्वराज पार्टी के वो सरबराह हैं, लेकिन हिकमत साज इंतखाबी हिकमत साज के हैसियत से उनकी एक अलहदा शिनाख्त बनी हुई है। 2014 के इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जिताने में कहा जाता है कि उनका बहुत अहम किरदार रहा है। अब कविता से उनकी मुलाकातें हो रही है। हालिया अरसे के दौरान ये बताया जाता है कि पिछले 2 माह के दौरान 2 मरतबा कभी वो हैदराबाद आए यानी प्रशांत किशोर, और उन्होंने कविता से मुलाकात की और ये मुलाकातें बहुत ही तफसीली रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि कविता एक अलहदा सियासी जमात कायम करना चाहती है। उसी सिलसिले में प्रशांत किशोर से उनका तबादिले ख्याल हुआ है और वो चाहती हैं कि अगले असम्बली इंतखाबात तक जो अपनी शिनाख्त को और अपनी जो नई पार्टी कायम होने वाली है उसकी शिनाख्त को अवाम की जहनों में बिठा दें और एक मुतबादिल कांग्रेस का वो पेश करें। इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि केसीआर का जादू अब भी बाकी है। केटीआर हो या हरीश राव हो, वो भी अब भी अवाम की नज़रों में बहुत अहमियत रखते हैं। ऐसे में क्या कविता उनकी अहमियत को घटा पाएगी और क्या कविता इस तरह के इक़दाम के ज़रिए कांग्रेस या बीजेपी के लिए मददगार साबित नहीं होगी? ये एक अहम सवाल है। यकीनन रियाज साहब, कविता अगर सियासी जमात बनाती है, उन्होंने हालिया दिनों में इशारा भी दिया है कि उनकी एक एनजीओ मतलब नॉन गजरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एनजीओ है तेलंगाना जागृति, जो बीआरएस पार्टी से पुरानी है। बीआरएस पार्टी के क़याम से पहले उन्होंने तेलंगाना जागृति का क़याम अमल में लाया था, उसको सियासी पार्टी में तब्दील करेंगे, इस तरीके का एक बयान कविता का मंजर-ए-आम पर आया था। क्योंकि कविता मैं समझता हूँ कविता अगर कोई सियासी जमात बनाती है तो वो कांग्रेस के लिए और इवन बीआरएस के लिए, दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। कविता एक बड़ा चेहरा है। मैं समझता हूँ कि केसीआर के बाद बीआरएस में जो है कोई बड़ा चेहरा था तो वो कविता का था। केटीआर क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है कविता के जूनियर हैं, कविता के बाद वो सियासत में आए हैं, तो वो उनके वो दाखिली मामलात हैं, वो उनके उस पर हम ज़्यादा तवज्जो दिए बगैर ये कहेंगे कि दोनों के लिए चैलेंज होगा बहुत बड़ा। प्रशांत किशोर का कविता से राब्ता होना या कविता का प्रशांत किशोर से राब्ता होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि प्रशांत किशोर ने बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान जो है एक चैलेंज किया था रेवंत रेड्डी को। रेवंत रेड्डी का एक बयान था बिहारियों के मुताल्लिक, वो उसके बाद उन्होंने कहा था कि तुम्हारा राय कांग्रेस की राय बिहारियों के मुताल्लिक इस तरीके की है तो फिर हम तुम्हारे पास आएंगे, तो 2029 का जब इलेक्शन होगा तो हम तुम्हारे पास आएंगे, तुमको हराने के लिए हम काम करेंगे वहां पर। तो वो जो चैलेंज है वो चैलेंज को आप गौर करें। फिर कविता का जो कविता मुसलसिल पिछले ऐसे ये कानून साज असेंबली में इस्तीफा उन्होंने दिया, उसके बाद उनके इस्तीफा को कबूल कर लिया, मगर पिछले 1 साल से कविता बहुत ही सरगर्म है पॉलिटिक्स में। वो मुसलसिल तेलंगाना जागृति के वो प्रोग्राम्स जो हैं वो पूरे एंटायर तेलंगाना में वो मुनाकिद कर रही है। ज़िलाई सतह पर, इलाकाई सतह पर, मैं वार्ड लेवल पर भी वो तेलंगाना जागृति की कमेटियां कायम कर रही है, इसका मैं ऐनी शाहिद हूँ। उन्होंने मुसलसिल हमारे सियासत टीवी पर भी जो तेलंगाना जागृति के जो इवेंट्स हैं वो मुसलसिल वो कवर हो रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज कविता हो सकती है कांग्रेस के लिए भी, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी फुल फ्लेज पूरे मुकम्मल तौर पर सियासी जमात कायम करेंगी और 2029 के असेंबली इंतखाबात में मैदान में उतरेंगी वो, तो कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होंगे और बीआरएस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होंगी, क्योंकि जमीनी सतह पर कविता की गिरफ्त बहुत मजबूत है रियाज साहब। और वैसे मैं समझता हूँ कि कविता को पार्टी का जो नाम है वो फायदा पहुँचा सकता है, जैसा भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस को नहीं फायदा पहुँचा, नुकसान पहुँचा उल्टा। और आप देखेंगे टीआरएस जब नाम था तो बहुत ज्यादा टीआरएस को फायदा पहुंचा उसका ख्याम ही टीआरएस का ख्याम। मैं समझता हूँ कि कविता भी टीआर कोई और पार्टी नाम रखेंगे, टीआर पार्टी कुछ ऐसा नाम रखेंगे, तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी, ऐसा भी हो सकता है ताकि लोगों के जहनों में टीआरएस की याद दोबारा बहाल हो सके, वो सेंटिमेंट जो है वो जो जज्बात जो है
वो जुड़े हुए तेलंगाना तहरीक से जो जज्बात जुड़े हुए हैं, वो जज्बात जो है उनको दोबारा वो दबी हुई चिंगारी को आग लगाने का, आप जैसा कहा, आपने कहा कि वो दबी हुई चिंगारी को हवा देकर टीआर पार्टी जो भी व्हाटएवर जो भी नाम होगा, या फिर तेलंगाना जागृति भी जो है वो एक वेल नोन नाम है। मैं जहां तक समझता हूँ टीआरएस के बाद अगर कोई मकबूल तरीन नाम है हल्कों में ही है तो वो तेलंगाना जागृति का नाम है। रियाज साहब, बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, आप बल्दी इंतखाबात भी करीब आ चुके हैं। बल्दी इंतखाबात का आप देखिए एलामिया भी जारी किया जा सकता है, चंद घंटों में जारी किया जा सकता है या कल जारी किया जा सकता है। और आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने बल्दियात की जो इंतखाबात हैं उनकी तैयारियाँ ज़ोर शोर से करने का आगाज़ कर तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। और इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि कम अज़ कम 15 जो पार्लिमानी हल्के हैं उनके लिए 15 रियासती वज़रा को निगरान बनाया है और ज़हीराबाद के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को निगरान बनाया गया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो रेवंत रेड्डी हुकूमत है वो किस तरह चाहती है कि किसी न किसी तरह यहाँ पर यानी बल्दियात पर भी कब्जा हो जाए। वैसे भी मुकामी इदारों के इंतखाबात में कामयाबी के बाद उसके हौसले बुलंद हो गए कि रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि जो ग्राम पंचायत के इंतखाबात हुए थे 65% ग्राम पंचायतों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। लेकिन BRS ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो भी बहुत ही ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ कि रेवंत रेड्डी के लिए बायस तशवीश है, कांग्रेस के लिए बायस तशवीश है। और आपको ये बता दूं कि जहाँ तक निगरान या इंचार्ज का सवाल, वज़रा का सवाल है, मिनिस्टर्स का सवाल है, सुदर्शन रेड्डी ये हुकूमत के मुशीर है और उन्हें आदिलाबाद का निगरान मुकर्रर किया गया है। जबकि मलकाजगिरी जिसे बल्दिया अलग बनाया गया है उसके लिए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को इंचार्ज बनाया गया है। चेवल्ला के लिए आपको बता दूं ये बहुत हैरतनाक वो है तकर्रुर है, D श्रीधर बाबू को चेवल्ला का इंचार्ज बनाया गया है। तो अब देखना है वो किस तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। लेकिन करीमनगर के लिए T नागेश्वर राव इंचार्ज होंगे। इसी तरह खम्मम के लिए कोंडा सुरेखा को वजीर निगरान बनाया गया है। महबूबाबाद के लिए पूनम प्रभाकर, महबूबनगर के लिए दामोदर राज नरसिम्हा और ज़हीराबाद के लिए जैसा कि मैंने कहा है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन निगरान बनाए गए हैं। अब देखना है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ज़हीराबाद में किस तरह कांग्रेस को कामयाबी दिलाते हैं। उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी आजमाइश है और मैं समझता हूँ कि सियासी इम्तिहान भी है उनका। यकीनन, क्योंकि वजीर बनने के बाद पहला इलेक्शन है जिसकी निगरानी रास्त उनकी निगरानी में वो हो रहा है। ज़हीराबाद वहाँ पर बहुत सख्त मुकाबला है। मैं जहाँ तक समझता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपनी पूरी ताकत वहाँ पर लगाएगी और जो खुरबत है, जो दोस्ती है, वो दोस्ती का जो खामियाजा जो भुगतेंगे हैसियत इंचार्ज जो है वो तमाम चीज़ों पर फिक्र करनी चाहिए, वो तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र ज़रूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलसिल हमारे मुताले में भी आ रहा है, ज़हीराबाद में बहुत सारे लोग हैं जिससे हमारी बातचीत होते रहती है। तो वो कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब के पूरी ताकत के साथ जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़हीराबाद में उतरेगी, मैदान में उतरेगी। और फिर मजलिस के भी हालिया दिनों में जो परफॉर्मेंस रहा है दूसरी रियासतों में वो भी बेहतर रहा है। तो वो तमाम उसके साथ जो है वहाँ पर मुकाबले के लिए उतरेंगे। तो किस तरीके के सामना अजहरुद्दीन को वहाँ पर होगा, किस तरीके से वो मुकाबला करेंगे, ये तमाम चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एक मजहबी सियासतदान तो वो नहीं है, एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर फैसले लेने में जो है बहुत सारे उनके खामियां निकल कर सामने आई थी। मगर अब देखना है कि वो जो मुस्तहकम क्योंकि एक कलमदान उनके पास है और जब कलमदान की ताकत हाथ में आती है तो वो अपनी ताकत का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर और कांग्रेस को कितनी बड़ी जीत दिलाते हैं ज़हीराबाद में, अजहरुद्दीन, ये देखने वाली बात रहेगी। वैसे भी जहाँ तक आपने इस्तेकाम की बात की है, उनकी तबीयत में अब इस्तेकाम आ गया है। जब से वजीर बने हैं बेचैनी दूर हो गई है, लेकिन अब उनका इम्तिहान है, सियासी इम्तिहान है कि वो ज़हीराबाद में किस तरह कांग्रेस को कामयाबी दिलाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा आजमाइश फिल वक्त मैं समझता हूँ कि रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की है, जिन्हें निज़ामाबाद का निगरान मुकर्रर किया गया है। और निज़ामाबाद में आप देखेंगे कि किस तरह फ़िरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है। यहाँ तक ये कहा जा रहा है बीजेपी की जानिब से, वहाँ के रुकने पार्लियामेंट की जानिब से कि हम अगर बल्दिया में इक़्तिदार में आते हैं तो निज़ामाबाद का नाम तब्दील कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माफ़ करना रियाज साहब, हमने देखा है पहले मरहले की रायदेही में वो ज़िलों में भी, वो अजला में भी जहाँ पर बीजेपी के रुकने अरकान पार्लियामेंट है, वहाँ से भी ये मुकम्मल जीत नहीं सके। तो निज़ामाबाद इंदौर उसका नाम बदलना, उसका नाम इंदौर रखना ये ठीक है,
ये आपका आप मनफी प्रोपोगंडा है आपका, वो करिए, मगर जीत वो बड़े पैमाने पर दूसरे मरहले में भी मजालिस मुकामी के इंतखाबात में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हासिल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए, गौर की बात है कि बीजेपी के तमाम कायदीन जो है किस्म की खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। अरे आप देखिए, अंदाजा कीजिए 10,000 से ज्यादा जो ग्राम पंचायतें थी उसमें कांग्रेस ने 7,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस, बीजेपी 700 तक भी नहीं पहुंचे, 600 के अंदर थे। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर किसी का रहा है ये दो ढाई साल के अरसे में जो बीआरएस ने जो कमबैक किया है रियासत, बहुत बड़ी बात वो कांग्रेस के लिए बड़ा तशवीशनाक है, कांग्रेस के लिए लम्बे फिक्र है। क्योंकि 2-2.5 साल में उमूमन ये होता है कि अगर कोई सियासी जमात इख्तिदार से महरूम होने के बाद कमजोर पड़ती है, मगर जो कमबैक बीआरएस का रहा है, जो नताइज निकाल कर वो लाए हैं, वो बड़े ही चौंका देने वाले हैं। कांग्रेस के लिए लम्बे फिक्र है वो। बिल्कुल आपने सही कहा बहरहाल नाज़रीन, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सियासत टीवी देखते रहिए और आपको यकीन मानिए कि जिस अंदाज में हम खबरें पहुंचाते हैं ये आवामी मफादात को मलूज़ रखते हुए हम पहुंचाते हैं और आवामी दिलचस्पी की खबरें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करती हैं। अब लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र में आपने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तकरीबन 126 वार्ड्स पर कब्जा किया है, नए काउंसलर उसके मुंतखब हुए हैं और ख़ास तौर पर मालीगांव में वहाँ पर तो देखेंगे कि 2 मुस्लिम जमातें हैं, इस्लाम पार्टी, दूसरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इस्लाम पार्टी ने 33 और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 21 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। 87 रुकनी ये बलदिया है और इसमें जो जादुई अदद है वो 42 या 43 है। तो ऐसे में वहाँ पर कोई भी मुस्लिम जमात अगर इत्तेहाद करती है, अपने अना का मसला नहीं बनाती है, तो फिर वहाँ ये हुकूमत कर सकते हैं, हुक्मरानी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में 8 यानी मुंबई जो है इख्तिसादी दारुल हुकूमत, वहाँ पर 8 नशस्तों पर मजलिस का कब्जा है। जबकि आपने देखा कि किस तरह सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है और शिवसेना एकनाथ शिंदे को बहुत बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो किंग मेकर की हैसियत रखती है। ऐसे में उसके जो काउंसलर्स हैं उन्हें 5 स्टार होटल में बंद रखा गया है। और क्यों रखा गया है ये पूछते हैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह से। यही देखिए, सही है, नासिक का एक मंदिर में ये लोग खड़े हुए, जब इत्तेहाद हुआ था बीजेपी से एकनाथ शिंदे का, तो नासिक की एक मंदिर में माफ करना, मंदिर में इन्हें क़याम किया हुआ था। तो वो तमाम तजुर्बात से गुजरे हैं। डर इस बात का है कि क्या बीजेपी शिवसेना का उद्धव ठाकरे धड़ा है और राज ठाकरे धड़ा नवनिर्माण सेना का है महाराष्ट्र, तो क्या ये अराकीन बल्दिया जो मुंतखब हुए एकनाथ शिंदे के, क्या उन्हें हाईजैक कर लेगा? इस बात का डर है। इस बात का डर एकनाथ शिंदे को भी है कि भाई क्या बीजेपी भी खामोशी के साथ इन्हें अपनी तरफ कर लेगी। एक नेगोशिएशन के वास्ते, एक बातचीत के लिए, पावर का अपना मुजाहरा करने के लिए, ताकत का मुजाहरा करने के लिए मैं समझता हूँ एकनाथ शिंदे ने इन मुंतखब अराकीन बल्दिया को जो है ये 5 स्टार होटल में खड़ा किया है। और पूना को लेकर इसको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि अब एकनाथ शिंदे की हालत ये हो गई कि ऊपर सांप है और नीचे शेर है। अब ये गिरा तो कहाँ गिरेगा बेचारा, ये देखने वाली बात है, और कहाँ गिरता है आपको मालूम हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।